आज हम लोगों का टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ओके, एनर्जी इज वर्क डन व्हेन वी चार्ज ए कैपेसिटर, वी हैव टू डू वर्क ऑन इट। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटर को चार्ज करने में कैसे होगा? देखिए, एक कैपेसिटर की प्लेट इसको हम चार्ज देते हैं। मान लो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इसके पास चार्ज है, यहां से हम इसको और चार्ज दे देंगे बैटरी से। बैटरी के ईएमएफ से चार्ज इसमें प्रेस होगा। ये चार्ज जब यहां से जाएगा तो ये वाले सब चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेंगे, चार्ज को आने नहीं देंगे। अब अगर चार्ज या इसको आने नहीं देंगे और ये चार्ज को भेजना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज को फोर्स लगा के इसमें प्रेस करना पड़ेगा। जितने फोर्स से ये रिपेल करता है उतने फोर्स से इस बैटरी को इसमें प्रेस करना होगा। देयर विल बी ए फोर्स, उस फोर्स को लगा के इसको प्रेस करना होगा। ये इधर जाएगा एंड देयरफॉर देयर विल बी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इज डन। नाउ वर्क इज डन for sending the charge on the charged plate। वो चार्ज यहाँ चला गया, जब नेक्स्ट चार्ज आएगा ये सब इसको रिपेल करेंगे, फोर्स लगाएंगे, फिर ये बैटरी इधर से फोर्स लगाएगी, इसको डिस्प्लेस करेगी। अगेन वर्क इज डन। दैट वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी की एनर्जी स्पेंड हो रही है, बैटरी की एनर्जी खर्च हो रही है वर्क करने में। वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? कैपेसिटर। तो इस तरह से कैपेसिटर के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब इस एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमने इसको चार्ज दिया और ये उसको रिपेल करेगा, तो इसका हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ओके, इसके पास हमने छोटा सा चार्ज दिया dq, एंड हाउ मच विल बी द वर्क डन ऑन इट? Work done, we understand work is equal to charge into potential. Okay, charge into potential is work done। अब इसका पोटेंशियल अभी तक सपोज कुछ राइज हो चुका है V, और यहाँ से हमने इसको चार्ज दिया dq। Why we go for calculus method? क्योंकि जब हम चार्ज देते हैं तो शुरू में इसका पोटेंशियल 0 होता है। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। At any one stage, at any one instant, the potential is V। उस समय हमने इसको चार्ज दिया dq। तो हमको वर्क कितना करना पड़ेगा? So we write here the work done dW। This work done dW is equal to charge dq multiplied by the potential। ये हमारा फॉर्मूला बना। At any instant when the potential is V, the dq charge is given. How much will be the work done? dq into q. This is the work done. Okay. So this V, this V is equal to q upon c. We write it dq into q upon c. What is q? Charge given to the capacitor, and what is c? Capacitance. Okay, this. Now the total work done when the charge increase from 0 to q, इसको कैसे निकालेंगे? Total work done is equal to, this is integration, the dq changes from 0 to q, integration of q into dq upon c. Since c is a constant, its value does not change, it comes out। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ q dq and this is 1 upon c। So work done is equal to 1 upon c cube dq
integration is q square upon q. So we write it half q square upon c. Half q square upon c is the work done. किसमें? The work done when the charge increase from 0 to q. अगर हम यहाँ 0 to q लगा लेते हैं, 0 to q. So again this will be q square upon 2, and when we put q in this place, 0 in this place, this comes the back. So half q square upon c is the work done. This work done on the capacitor converts into its potential energy. Work converts to potential energy. ओके, अब इसको इसकी दूसरी क्वांटिटी में लेते हैं. हमको एक इक्वेशन मालूम है कैपेसिटर का. दैट इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू C इंटू V. Q इज इक्वल टू C इंटू V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, V इज इक्वल टू Q अपॉन C. इनको यूज करके इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मूलाज में. Q को हम क्या लिख सकते हैं? C V. तो ये हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C कैंसिल हो जाएगा. सो एनर्जी इन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर. पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? एनर्जी इन ए कैपेसिटर इज हाफ Q स्क्वायर अपॉन C. नाउ इट इज हाफ C V स्क्वायर. और तीसरा फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं P इज इक्वल टू V is equal to Q upon C. इसमें से एक Q upon C को V लिख देंगे, and what this will be? Half Q into V. So we have three formulas for energy. This is half Q square upon C, half CD square, and half Q into V. Out of this, कौन सा फॉर्मूला हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं? That is half CD square. हाफ CD स्क्वायर क्यों ज्यादा यूज करते हैं? क्योंकि उसमें एक C कांस्टेंट है, C दैट कैन बी मेजर्ड. और कैपेसिटेंस हम लोग किससे मेजर करते हैं? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. उससे C को मेजर कर सकते हैं. वोल्टेज, दिस पोटेंशियल आल्सो वी कैन मेजर. ये दोनों मेजर करने वाली क्वांटिटी है. सो प्रैक्टिकली दिस फॉर्मूला इज यूज्ड मोस्टली. सो हाफ CD स्क्वायर एनर्जी है. Okay, this is our formula for energy. The capacitance is C, potential given is V. Okay, ये एनर्जी कहाँ होती है? कहाँ होती है? In the sense, this is capacitor. Energy is on this plate. Energy is on this plate. Energy is somewhere else. So answer is energy reside in the electric field which is between the two plates. प्लस और माइनस, यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वेयर इज एनर्जी रिसाइडिंग? एनर्जी इज रिसाइडिंग ऑन दिस इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स. इसको नोट कर लीजिए. एनर्जी रिसाइड्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. इट इज ऑलरेडी इन योर नोट्स एज सच. उसके बाद हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये डेरिवेशन नोट हो गया सबका? ओके. नेक्स्ट डेरिवेशन we take energy per unit volume. इसका डेरिवेशन थोड़ा सा आप करके देखिए. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. और इसके लिए हम लोग लेते हैं फॉर्मूले. मैं आपको हिंट देता हूं. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला लीजिए. हाफ CV स्क्वायर. व्हाट इज V? V इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसमें आपको क्या क्या करना है सुनिए। C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, उसको लिखिए। V की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड और V आपस में क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? D। इसका एरिया कितना है? A। तो C को कन्वर्ट करिए A और D में, V को कन्वर्ट करिए E इंटू D में, वॉल्यूम को कन्वर्ट करिए, वॉल्यूम इज एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके, करिए और कैंसिलेशंस करिए सब, फिर देखो कितना आता है। कैंसिलेशंस करो सर। तरीका समझ आया? वॉल्यूम को क्या लिखा है? एरिया इंटू डिस्टेंस। ये जो इसके बीच वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, और कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वोल्टेज को E इंटू D। ये तीनों चीजें लिखी, ये हमारा रिजल्ट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल एनर्जी, इन दोनों के सिंबल थोड़े से चेंज कर देते हैं। टोटल एनर्जी के लिए लिखते हैं कैपिटल U और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए स्मॉल u। ठीक है, दिस इज आवर नोटेशंस वी हैव। ओके, सो दिस स्मॉल u इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, ये आ गया राइट। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, एनर्जी का फॉर्मूला। पिछली क्लास में मैंने बताया था एनर्जी का हमारा एक सेट फॉर्मूला होता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर। जैसे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। स्प्रिंग की एनर्जी kx स्क्वायर। उसी तरह से कैपेसिटर की एनर्जी कितनी आ गई? हाफ cv स्क्वायर। पर यूनिट एनर्जी कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आगे जाके आप इंडक्टर पढ़ेंगे, इंडक्टर में एनर्जी होती है हाफ L इंटू I स्क्वायर। इस तरह से एनर्जीज के फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जिसमें ये क्या चीज होती है? ये ज्योमेट्री पर बना हुआ है। ये स्प्रिंग की ताकत, कैपेसिटर की ताकत, ये इंडक्टर की ताकत और ये मटेरियल की ताकत, उसका मास। इस तरह से एनर्जी का एक सेट तरीका रहता है, हाफ, उसके बाद एक कांस्टेंट और उसके बाद वेरिएबल का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया एनर्जी। अब अगली चीज हम लोग लेते हैं, व्हेन वी कंबाइन और कनेक्ट टू कैपेसिटर्स, one has got some charge, other has got some charge. When we connect the two capacitor, what happens to their charge? Answer: there is some transfer of charge. वो जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होता है वो कितना होगा, किस पर डिपेंड करेगा? For the charge we know one thing, that the charge always moves from higher potential to lower potential. Okay. So it does not depend upon the charge on the capacitor, it depends upon the potential of the capacitor. हमने दो कैपेसिटर को आपस में
हमने कंबाइन किया, द चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, जैसे वाटर मूव करता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, कब तक मूव करेगा? सेम थिंग, चार्ज कब तक मूव करेगा? जब क्या क्या बराबर नहीं हो जाएगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल नॉट चार्ज। बस ये चीज याद रखिए कि अगर एक के पास चार्ज 100 है, दूसरे के पास 20 है, तो ये सोचना गलत है कि 100 प्लस 20 120 दोनों को 60-60 मिल जाएगा। नो, दोनों चीज छोटी या बड़ी हो सकती है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं, इतना ऊंचा पानी है हमारे पास, और इसमें डालेंगे ये इतना पानी है, ये जो इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, अब इसका पानी नीचे आएगा, इसका ऊपर जाएगा। इसके पास ओनली 10 लीटर वाटर है और इसके पास तो 50 लीटर है। क्यों? इसका साइज बड़ा है, दिस इज ए लार्ज साइज। लेकिन पानी किधर से किधर जाएगा? 50 to 10 की 10 to 50? 10 to 50। ये चार्ज है। तो एक बॉडी के पास 10 चार्ज है, एक बॉडी के पास 50 चार्ज है, पर इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो इसकी वोल्टेज कम उठेगी, इसकी वोल्टेज ज्यादा उठेगी। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो कौन इफेक्ट करता है? इट्स नॉट चार्ज, इट इज पोटेंशियल। दिस इज पोटेंशियल हाइट। ओके, सो इट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नॉट फ्रॉम हायर चार्ज टू लोअर चार्ज। अच्छा, और ये कब तक फ्लो होगा? आंसर है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। वो जो इक्वल पोटेंशियल है उसको हम टाइटल क्या देंगे? कॉमन पोटेंशियल। व्हेन वी कनेक्ट ए चार्ज बॉडी व्हिच हैज पोटेंशियल V1, अदर चार्ज बॉडी हैज पोटेंशियल V2, कनेक्ट द टू, तो एक पोटेंशियल कम होता जाएगा, एक ज्यादा होता जाएगा, दोनों चलते चलते एक पोटेंशियल पे पहुंचेंगे, दैट विल बी कॉमन पोटेंशियल and that will be final potential। इस तरह से जब कॉमन और फाइनल पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा, उसके बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज द पोटेंशियल आर इक्वल, द लेवल्स आर इक्वल, द प्रेशर्स आर इक्वल। सो टेंशन इक्वल हो जाएगा इधर से इधर, दोनों तरफ से। नाउ द चार्ज विल नॉट फ्लो एनीवेयर। ओके, वो कॉमन पोटेंशियल कितना होता है वो हमको निकालना बहुत आसान है। दोनों बॉडी को हमने कनेक्ट किया, नाउ इट हैज बिकम ए वन बॉडी। नाउ सिंस इट हैज बिकम ए वन बॉडी, उस वन बॉडी का पोटेंशियल कितना होगा? दैट इज Q अपॉन C। व्हाट इज Q? चार्ज ऑन दिस कंबाइंड बॉडी। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस ऑफ द कंबाइंड बॉडी। ये दो चीजें अगर हम निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल ऑफ द कंबाइंड बॉडी। अब एक बॉडी के पास पोटेंशियल V1 है और उसका कैपेसिटेंस C1 है, तो बताइए उसके पास चार्ज कितना हुआ? V1 इंटू C। दूसरा बॉडी, उसका कैपेसिटेंस C2 है, उसका पोटेंशियल V2 है, तो इसके पास कितना चार्ज हुआ? Q2 चार्ज इज गिवन बाय C2 इंटू V2, Q1 is given by C1 into V1. So these are the charges. Now how much is the total charge? Total charge Q is equal to Q1 plus Q2. Total capacitance C is equal to C1 plus C2. दोनों को हमने जोड़ दिया. So what will be final potential? The common potential V common is equal to Q1 plus Q2 upon C1 plus C2. This is equal to Q1 और Q2 की वैल्यू रखिए, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is common potential. बस तो ये common potential का फॉर्मूला बना. So remember V common is equal to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. Total charge, total capacitance. This is common potential. Okay.
Now the charge will flow from higher potential to lower potential, and from yes, so both will reach a common potential. हो गया. Next, when we combine two conductors or two capacitors, the charge flows from higher potential to lower potential. What will happen to energy? The answer is energy is also distributed, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के चेंज होंगे और पोटेंशियल से एनर्जी इफेक्ट होगी, हाफ सी वी स्क्वायर. सो एनर्जी विल आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, अब हम एक डेरिवेशन करेंगे कि जब हम चार्जेस आपस में ट्रांसफर करते हैं तो कौन सी क्वांटिटीज प्रिजर्व होती हैं, कंजर्व होती हैं, और कौन सी क्वांटिटीज में चेंज आ जाता है. ओके, तो ये क्वांटिटीज हैं, लेट अस से C, Q, V, energy. What will happen to C when we join the two? It will become one capacitance, and its capacitance will be C1 plus C2. What will happen to Q? The Q charges is controlled by conservation of charges. So charges are conserved. This added. Potential reach common level. Energy is added up, but there is some loss of energy. This happens, all this, when capacitors are connected. Sir, हाँ, सर एनर्जी लॉस करने का समय कैपेसिटर गेन नहीं करेगा. added. दोनों को हमने जोड़ा तो दोनों की एनर्जी जुड़ गई. एक के पास एनर्जी थी 50, एक के पास 20, तो टोटल कितना होना चाहिए 70. दोनों को हमने जोड़ दिया. जोड़ने से हम क्या देखते हैं कि एनर्जी ऐड हुई, टोटल एनर्जी 69 हो, 70 के करीब पहुंची, पर हुई कितनी 69. तो आधी एनर्जी, 1 जूल जो एनर्जी है, दैट इज लॉस. सो देयर इज सम लॉस व्हेनेवर वी कनेक्ट टू कैपेसिटर्स. ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि थोड़ा सा लॉस होता है. और ये लॉस कितना होता है, ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है. इट्स ए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ये एग्जाम्स में बहुत आता है. कैलकुलेट या डिराइव रिलेशन और डिराइव फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, तो आगे उसको करते हैं. लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. अभी हमको पता नहीं है कि वाकई लॉस होता है, लेकिन कंजर्वेशन को हम जानते हैं कि दो को जोड़ेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी तो नहीं, या तो सेम रहेगी या कम हो जाएगी. वही हमने कैलकुलेट करना है. वन कैपेसिटर कैपेसिटी C1 एट पोटेंशियल V1
C1 has energy, इसके पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर has energy of C1 V1 square. Another capacitor C2 at potential V2 has energy of C2 V2 square. ये अभी दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हमने कंबाइन किया ऑन कॉम्बिनेशन, ऑन कंबाइनिंग द टू। तो जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। From higher to lower potential till it reaches common potential. And how much is common potential? We already know common potential V common is C1 to V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2. This is common potential. यहां तक पहुंचे। The total capacitance is now C1 plus C2. टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया और टोटल पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल ये भी हमने निकाला। ओके, इसके बाद एनर्जी पर आते हैं। एनर्जी पहले जितनी रही या नहीं रही, इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन। पहले कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी एनर्जी हो गई, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास एक क्वांटिटी है 100, एक दूसरी क्वांटिटी है 90। फर्स्ट में से सेकंड को हमने माइनस किया, हमारा आंसर पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो फर्स्ट क्वांटिटी बड़ी है, अगर हमारा आंसर निगेटिव आया तो सेकंड क्वांटिटी बड़ी है। ये मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है। हम भी यही करेंगे, पहले वाली एनर्जी से बाद वाली एनर्जी को माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर वो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो, और अगर निगेटिव होगा तो बाद वाली एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी का गेन हुआ है। ओके, और अगर ये पहले की एनर्जी ज्यादा थी और बाद वाली कम हो गई और ये पॉजिटिव आया तो रिजल्ट क्या निकलेगा? लॉस या गेन? देयर विल बी लॉस। पहले ज्यादा थी और बाद में कम हो गई, दैट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। अगर पॉजिटिव आया तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते। सबसे पहले हाउ मच वाज द एनर्जी बिफोर इट वाज कनेक्टेड? Energy before connecting, half C1 V1 square plus half C2 V2 square. This was energy before it was connected. दोनों के पास अलग अलग थी पर टोटल एनर्जी उस सिस्टम के पास इतनी थी। अब इस दोनों को हमने कंबाइन किया। After combination, energy is equal to half, कैपेसिटेंस को लिखते हैं टोटल कैपेसिटेंस
और पोटेंशियल को यहां लिखेंगे और इस पोटेंशियल को क्या कर देंगे, स्क्वायर। हाउ मच इज दिस पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 और इस पूरे को हमने स्क्वायर कर दिया। दिस इज एनर्जी आफ्टरवर्ड्स। अब हम क्या करते हैं, पहले वाली एनर्जी से सेकेंड एनर्जी को माइनस कर देते हैं एंड वी फाइंड द रिजल्ट वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। डिफरेंस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर स्क्वायर, होल स्क्वायर है, ऊपर नीचे स्क्वायर कर दिया। ओके, अगर हमने ये स्क्वायर किया तो ये C1 प्लस C2, दिस इज पावर 1 एंड दिस इज पावर 2, एक कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अगर ये एक कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल। Now this is having denominator C1 plus C2. This is having denominator 1 minus this. Okay, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर क्या निकला, C1 plus C2, इसका और उसका हाफ दोनों में कॉमन है, लेट्स टेक आउट इट। इसके अंदर कौन है, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 square plus C2 V2 square. This whole thing is to be multiplied with C1 plus C2. ये ऑपरेशन समझ आ रहा है, कॉमन एलसीएम निकाला और से डिवाइड किया, दिस माइनस इधर है C1 V1 plus C2 V2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड कर दीजिए, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 इज इक्वल टू। ओके, अब यहां पर एक मल्टीप्लिकेशन है, इसको कर देते हैं। पहले C1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर C2 के साथ करेंगे। ओके, C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हाफ C1 से किया, दिस बिकम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 से इसको किया C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 से इसको किया, so this is C1 C2 into V1 स्क्वायर। उसके बाद C2 से इसको किया, so this is C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद माइनस, माइनस करके इस ब्रैकेट को ओपन किया, ओपन करने से सबका साइन चेंज हो गया। सो दिस विल बिकम C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2। और इस पूरे का डिनोमिनेटर कौन है, C1 प्लस C2, उसको हम यहाँ ले आते हैं 1/2 के साथ। सो दिस विल बी 1/2 C1 प्लस C2 like this। ये आ गया। अब इसमें कैंसिलेशंस करिए, देखिए कौन कौन कैंसिल होता है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, दिस इज कैंसिल। C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, दिस इज कैंसिल। और 3 टर्म हमारे पास बचते हैं। ये जो 3 टर्म बचते हैं, इसमें कॉमन टर्म कौन सी है, तीनों में फैक्टर कॉमन दिख रहा है, C1 C2। ओके, इस C1 C2 एंड C1 C2 इसको बाहर निकाल देते हैं कॉमन। सो नाउ वी राइट इट हियर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा,
here V2 square, यहाँ पर V1 square, so we write here V1 square plus V2 square plus 2 V1 V2। ये फॉर्मूला किसका है? V1 plus V2 whole square। Okay, so now we write it here, The minus. minus, correct, this will be minus, यहाँ से आ गया, this is minus। now this is equal to, यहाँ तक करने के बाद फिर हमने इसको लिखा half C1 C2 upon C1 plus C2, this into V1 minus V2 whole square। This is difference in energy। difference in energy, ये जो है difference in energy, इसको हमने लिखा डेल्टा U, ओके, इज इक्वल, ये कैलकुलेशन की, और लास्ट में ये एक्सप्रेशन आपको लाना है, उसको याद भी करना है, that this is the expression for difference in energy। ओके, ये डिफरेंस इन एनर्जी आया। अब ये बताइए, क्या ये नंबर नेगेटिव हो सकता है? क्या प्रूफ है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता? C1 पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव, पॉजिटिव, एंड दिस इज होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस होल नंबर इज कंफर्म पॉजिटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो दोनों में से कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी? पहले वाली क्या थी? एनर्जी बिफोर कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज एनर्जी आफ्टर कॉम्बिनेशन। तो पहले वाली एनर्जी बड़ी, बाद वाली कम, और दोनों बराबर नहीं है। इसका प्रूफ क्या है? ये जीरो नहीं आया। अगर दोनों बराबर होती तो माइनस करने से क्या आना चाहिए था? जीरो। दिस इज नॉट जीरो, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो दिस इज a positive quantity। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, what does it prove? That there is some loss of energy, therefore there is loss of energy। तो ये हमने रिजल्ट निकाला। whenever two capacitors are combined together, there is certain loss of energy। How much is that loss of energy? अब इस पे एक मजेदार चीज देखिए, loss of energy का फॉर्मूला है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर होता है। दो कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सीरीज में, C1 और C2 को कंबाइन किया, कितना होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए, हाफ CV स्क्वायर, फॉर्मेट वही है, हाफ CV स्क्वायर। ये C किसका है? कॉम्बिनेशन। ये V कौन सा है? डिफरेंस, क्योंकि हम डिफरेंस वाली एनर्जी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मेट वही रहेगा। अगर आप उस फॉर्मेट में याद करेंगे आप इसको भूलेंगे नहीं, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। हमने वही याद किया हुआ है, हाफ CV स्क्वायर। C किसका लेना है? कॉम्बिनेशन, और वोल्टेज दोनों का डिफरेंस, क्योंकि हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं, बस ये फॉर्मूला याद हो जाता है। सो दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमको एक क्वेश्चन दिखता है कि द एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। तो अगर आप बोलते हैं कि पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो एनर्जी कहाँ गई? हम लोगों को मालूम है एनर्जी का फाइनल रिफ्यूज क्या होता है? हीट बन गई होगी, कहीं ना कहीं हीट बन के रेडिएट हो गई। वी जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कहाँ हुई हीट बन के। तो आंसर है कि जब हमने दोनों कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया, द चार्जेस हैव फ्लोन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और उस तार में से चार्जेस फ्लो होके जा रहे हैं। द फ्लो ऑफ चार्जेस मेक्स इट इलेक्ट्रिक करंट। वो जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जाती है चार्जेस को लेके, द वायर गेट्स हीटेड अप, और दैट हीट इज लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आया? तो दो को हमने जब कंबाइन किया, दो कैपेसिटर को, दिस एंड दिस, अगर इनको आपस में ऐसे ऐड किया, जोड़ दिया, तो यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ कम पोटेंशियल, द चार्जेस विल गो थ्रू दिस कंडक्टर,
जब चार्जेस यहां से जाएंगे दिस विल फॉर्म ए करंट, और हम लोग पढ़ेंगे I²R इज द हीट। इसमें से ये इतनी हीट बनेगी, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, वो हीट रेडिएट होगी। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है और हमने उनको आपस में जोड़ा, चार्ज एक से दूसरे में नहीं जाएंगे, विल देयर बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी? नो, वेरी सिंपल, क्योंकि V1 V2 बराबर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, द लॉस ऑफ एनर्जी विल बी 0। तो इस तरह से ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ओके, सो दिस वाज कैपेसिटर एंड लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, that is connecting capacitors by method of Wheatstone bridge. इसको देखिए दो तरह से, दिस इज C1, C2, these are points A and B. This is C3 and this is C4. 4 capacitors are connected in this way and a 5th capacitor is connected here. This is A, B, let's call them P, Q, and we connect a capacitor here. This is the method of connecting. Between A and B, we apply potential difference. A और B के बीच में बैटरी लगेगी और P और Q के बीच में एक 5th कैपेसिटर लगेगी। This is C5. This type of connection is known as Wheatstone bridge. Bridge इसलिए क्योंकि यहाँ से P वाला ये रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता है, दो रास्ते हैं। ये क्या करता है? इस रास्ते को इस रास्ते से मिलाता है। So it appears like a bridge. Okay, ये Wheatstone bridge है। Now this Wheatstone bridge, इसके साथ हम एक शब्द, एक एडजेक्टिव और लगाते हैं, whether it is balanced or unbalanced. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, इसका हमारा टेस्ट है। टेस्ट क्या है? इफ C1/C2 रेशियो इज इक्वल टू C3/C4 रेशियो, C3/C4, ये वाला रेशियो अगर इस रेशियो के बराबर है, देन वी विल से Wheatstone bridge इज बैलेंस्ड। इसी को हम चाहें तो दूसरा फॉर्म भी दे सकते, इसको इधर और इसको इधर, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4। भले ऐसा रेशियो देखिए, भले ऐसा रेशियो देखिए, अगर ये रेशियो बराबर है तो इसको क्या बोला जाएगा? बैलेंस। जब Wheatstone ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है? तो आंसर है, जब Wheatstone ब्रिज इस तरह से बैलेंस्ड होता है तो पॉइंट P और पॉइंट Q दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है। P और Q का पोटेंशियल इक्वल होता है। जैसे इसका रेशियो है 1:2, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? V1/V2 इज इक्वल टू C1/C2। ये ठीक है। तो ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV, और उससे हमने ये रिलेशन निकाला हुआ है कि ये C1 C2 का अगर रेशियो बराबर इसके है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। देन वी कैन डू। ओके, अगर पोटेंशियल बराबर है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये दोनों पोटेंशियल इक्वल है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इस पर कितना चार्ज रुकेगा? Q इज इक्वल टू C।
Q इज इक्वल टू CB और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0. So how much will be charged on capacitor number 5? Answer is 0. There will be no charge here. If there is no charge here, then it is not taking part in storage of the charge. Then who is taking part in the storage of charge? 1, 2, 3, 4. तो this can be redrawn. इसको हम redraw करते हैं किस तरह से? Now we make it like this and omit this thing. इसको omit कर देते हैं. So अब हमारा इसका कॉम्बिनेशन. Now this has become a easy thing. C1 C2 दोनों सीरीज में है. इसको कंबाइन कर लेंगे. C3 C4 भी सीरीज में है. इसको कंबाइन कर लेंगे. फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में उनको आपस में कंबाइन कर लेंगे. Now we can do the combination and we can find the equivalent capacitance. ठीक है, तो ये तरीका बना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का इन केस these 5 are connected. ये जो 5 कनेक्ट किए गए हैं इसको एक दूसरे मेथड से भी एग्जिबिट करते हैं. वो मेथड इस तरह से है. this it is connected like this. This is C1 C2 C3 C4 और ये बीच वाला है C5. These points are AB and these points are PQ. इन दोनों को मिलाकर देखिए एग्जैक्टली वही है. कोई भी जगह पर देखिए उसके बीच में कैपेसिटर आपको वही मिलेगा. C5 कहाँ है? P और Q के बीच में. P और Q के बीच में C5. C1 कहाँ है? A और P के बीच में. A और P के बीच में C1. तो हमको जो क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं मिलता, ऐसा मिलता. ये क्वेश्चन आता है एंड दे आस्क अस फाइंड आउट द कैपेसिटेंस बिटवीन A to B. अगर इसमें आप A to B का कैपेसिटेंस निकालने के लिए सीरीज पैरेलल करोगे नहीं बन पाएगा. ये हमेशा बीच में अटक जाएगा. तो यहां से वहां पहुंचने के लिए ना तो आपको सीरीज मिल रहा है ना पैरेलल. तो याद रखिए ये 5 का कॉम्बिनेशन होता है और ये शेप क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, तो इससे ऐसा लिखेंगे. इसके बाद इसको हम ओमिट करेंगे. ओमिट करने के बाद ऐसा कॉम्बिनेशन इसका कर देंगे. वी गेट द आंसर. ओके, इसको एक बनाकर मुझे दिखाइए. ये एक है. दिस इज C1 1 microfarad. This is 2 microfarad. This is 4 microfarad and this is 8 microfarad and this is 5 microfarad. Okay. इसे अब आप कैसे बनाएंगे? इसको आप पहले रीड्रॉ करेंगे व्हीटस्टोन की शेप बनाकर. उसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? बिकॉज 1/2 इज इक्वल टू 4/8 देयरफॉर दिस इज बैलेंस्ड. तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या प्रूफ करना है? दैट इट इज बैलेंस्ड. उसके बाद रीड्रॉ करके बीच वाले को निकाल दीजिए. निकालने के पहले आपको क्या स्टेटमेंट देना है? इट डज नॉट स्टोर चार्ज, therefore it can be omitted. ऐसा लिख के फिर अगला सर्किट बनाइए और उसमें उसको ओमिट कर दीजिए.
ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। सीबी के एफसी के अगर क्वेश्चन पेपर में ये आता है तो ये स्टेटमेंट हम ढूंढेंगे आंसर कि आपको उसका रीजन देना पड़ता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में आता है तो ठीक है आप खाली आंसर दे सकते हैं, और सीबीएसई में आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। So this P and Q has the same potential, therefore no charge on C5. Since therefore C5 does not participate in holding the charge. Therefore, it can be omitted. Therefore, it can be omitted. Therefore, the circuit is reduced to सीरीज का फॉर्मूला लगाया 2/3 और ये हो गया 32/12। 32/12 किसके बराबर होता है 8/3। ये कंबाइन, ये कंबाइन, और ये फिर आगे बढ़ा, फिर से इसको रीड्रॉप किया, ये दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, एंड दिस इज 10/3। दिस इज अवर आंसर। पैरेलल में दोनों आपस में ऐड हो गए, so this is 10/3 minus। This is how we expect कि आप सीबीएसई के पेपर में ऐसा बनाएंगे, then you will get the full marks। अदरवाइज अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप देखेंगे हाफ मार्क उसमें कम हो जाएगा। प्रोसीजर आंसर आपका ठीक आ गया, उससे मार्किंग मिल जाएगी, वैल्यूज आपने ठीक रखी उसकी मार्किंग मिल जाएगी। बट दिस इज द वे वी एक्सपेक्ट कि आप इसको इस तरह से आंसर लिखें।